नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो पाठ है ना, ये कक्षा 8 का है। समझ रहे हो? ये कक्षा 8 का है। कक्षा 8 के एनसीईआरटी है, भारतीय संविधान इसका नाम है। अब इसमें है ना अपन वही फैक्ट व तथ्य देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए काम का है ये। ठीक है ना? पूर्व धारणा बना के आप अपनी ओर से डिसीजन ना लें। ठीक है? क्योंकि जो काम काम के हैं वही फैक्ट पढ़ेंगे अपन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि बता देता हूँ मैं आपको। अब ये ऊपर का ये नहीं देखेंगे, है ना? जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, सिर्फ और सिर्फ वही फैक्ट तथ्य देखना है, जिससे कि क्वेश्चन आए, है ना? ये भारतीय संविधान है, ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पहले एनसीईआरटी पूरी पढ़ चुके हैं, है ना? ये नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे पूरे को। ये 1934, ठीक है, दिसंबर भी महीना भी पूछता है वो, है ना? तो ये पढ़ेंगे एक तो, है ना? वो पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है जो। इसके बाद में ये नेपाल से अपन को कोई लेना देना है नहीं, है ना? इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा अपने सिलेबस में। सिर्फ भारतीय संविधान और ये सभी के काम का है ना? तो ये नहीं पढ़ेंगे नेपाल। ठीक है, क्रॉस का चिन्ह लगा रखा है। इसके बाद में इनको भी नहीं देखेंगे। इनमें भी कभी कभी वो क्वेश्चन दे देता है, लेकिन अगर कोई फैक्ट होगा ना तो ही उनको करेंगे, तो इनमें कोई फैक्ट नहीं है। ठीक है, इनको छोड़ते हैं, इनको नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद में और क्या देखना है इसमें? लोकतंत्र संविधानिक महत्वपूर्ण, क्योंकि वो समझ पे आधारित नहीं देगा। अगर आरपीएससी होती ना तो वो समझ पे आधारित देती। आरएसएसएम भी बोर्ड एग्जाम लेगा तो वो सिर्फ फैक्ट पूछेगा कि बताइए जो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, किस माह में हुई थी, यहाँ पर कितने अध्यक्ष कितने सदस्य थे, कौन सा कार्य किसका था, है ना? इस प्रकार से पूछेगा। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, है ना? ड्राफ्टिंग प्रारूप एक ही है। और जो संविधान सभा है उसका, पूरी संविधान सभा है उसका अध्यक्ष कौन था, है ना? ऐसे तो ये नहीं देखेंगे। इसके बाद में ये भी नहीं देखेंगे। आगे चलते हैं। उदाहरण नेपाल, ये नहीं देखेंगे। अब यहाँ से है ना, ये भारतीय संविधान मुख्य लक्षण, ये इसको एकदम घोट के पीना है। ठीक है। इसके बाद में जैसे कि 300 लोगों ने योगदान दिया, 1946 में गठित की गई। ठीक है। इसके बाद में उन्होंने दस्तावेज तैयार किए। ठीक है। संघवाद, इसकी विशेषता है संघवाद, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इनको पढ़ेंगे अपन। संघवाद, ठीक है। और संसदीय शासन पद्धति, संसदीय शासन पद्धति, ठीक है। इसके बाद में और क्या है? शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। संप्रभु, और ये काम के हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक। समानता का अधिकार में क्या है वो पूछेगा। मौलिक अधिकार क्या है, अंतरात्मा किसको कहा गया है ना, वो पूछेगा। तो ये जो पैराग्राफ है ना, इनको अच्छी तरीके से, ढंग से और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार में वही उम्र पूछ लेगा, है ना? तो बस यही है और ये अपना पार्ट हो जाएगा। ठीक है, काम का है ये। अब ये जो डिटेल है ये काम की है, ठीक। तो इनको ही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना? पूरा पार्ट पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, है ना भाई, कि भाई अगर क्वेश्चन आए तो ही तो पढ़ेंगे, अब क्वेश्चन नहीं आए तो फिर क्या ही मतलब है। ठीक है, वही तथ्य वही फैक्ट पढ़ेंगे जो परीक्षा में आ सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बता दिया मैंने आपको क्या क्या पढ़ना है ना? तो ये तो पाठ है, इकाई 1, कक्षा 8 की एनसीईआरटी है ये, भारतीय संविधान। ठीक, तो ये नहीं देखेंगे। भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान, ठीक, अध्याय 1 है। इसमें कोई फैक्ट है नहीं है, ठीक है। यहाँ कुछ फैक्ट है नहीं है कि जो आता हो एग्ज़ाम में। आगे चलते हैं। ये इस पे मत जाना कि ये 22-23 ये वही है जो 24-25 की जो चल रही है ना, वही है ये, ठीक है। तो यहाँ से लेते हैं। किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखते हैं, ठीक है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। तो अब ये ध्यान रखना है भाई, क्योंकि वो ऑप्शन में देगा कि ये बता, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, उसने संविधान सभा को गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में कब शामिल किया गया? ऑप्शन देगा वो 1933, 34, ठीक है, 1933, 34 है और 42, फिर 41। तो ये 34 है, ध्यान देना, 34 है, ठीक है। फैक्ट कम है लेकिन ये एकदम मुँह याद होने चाहिए, क्योंकि वो ऑप्शन इतना देगा घुमा के। 1934 में, दोबारा देखते हैं। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को
पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। दिसंबर। पृष्ठ 2 में दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है, वो देख चुके हैं ना शुरू में। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, 46, ठीक है, यानी कि 1946 दिसंबर से नवंबर 1949 है, नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान, तो कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, दिसंबर 1946 से, दिसंबर 1946 से, ये महीना भी पूछेगा वो, दिसंबर 1946 से, ठीक है, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच अगर यही लाइन उठा दी तो बताइए संविधान सभा का कार्यकाल कब से कब तक था? दिसंबर 1946 से अक्टूबर 1949, अक्टूबर 1946 से सितंबर 1949, इस प्रकार से देगा वो ऑप्शन। आई समझ में? हल्के में लेने की कोशिश मत करना। दिसंबर 1946 से, ठीक है, यानी कि सर्दी की बात है, जाड़ा, नवंबर 1949 के बीच 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नीति और भविष्य तय करने का मौका मिला। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। ये संविधान सभा है भाई, ठीक, ये संविधान सभा है, ये खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई कर्मचारी है, ठीक है, और ये वो है नेतागण, ठीक भाई, ये नेतागण हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है, और ये संविधान सभा है। ये ऊपर भी खड़े हैं, ये खड़े बालकनी में। अब तो नई संसद बना दी गई है, बनाने को तो, ठीक है। आगे चलते हैं। बगल में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं, ठीक, ये संविधान सभा है। अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग के कंट्रोल में थी। पंखा तो लग रहा होगा ना, लग रहा होगा पंखा तो। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। ये भी बात सही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। दोबारा से देखते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। यानी कि अगर संविधान होने से ही लोकतांत्रिक देश नहीं होता है, कुछ मापदंड होते हैं वो भी पूरे करने होते हैं। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला तो यह है, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। वैसे कर देंगे क्वेश्चन को तो है ना, लेकिन वो फैक्टों पे विशेष जोर देना है। मूलभूत अनुसार रख सकते हैं, यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। ठीक है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, इनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दे एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। अब इनको क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि जो पशु परिचर की एग्ज़ाम लगी थी ना, पशु परिचर की, उसमें एक क्वेश्चन था चरवाहे। वो कक्षा 9 में था एक पार्ट।
ठीक है। वहाँ से हर एक पारी में 5-5 क्वेश्चन आए थे, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है पढ़ना। आई बात समझ में? जहाँ जहाँ जिस बुक, चाहे वो छठी की हो, सातवीं की हो, आठवीं की हो, नौवीं की हो, 10वीं तक संविधान की जहाँ चर्चा है, उन फैक्टों व तथ्यों को देखना होगा, अगर 5 नंबर सही करने हैं तो। आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं, जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। ठीक भाई, ये है भारतीय संविधान, भारतीय। तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, बस यही है इसमें तो। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949। ठीक, आगे चलते हैं। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक, ये संविधान सभा को संबोधित किया जा रहा है। फिर ये नेपाल का है, ये नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, कामयाबी नेपाल के बारे में है, नेपाल नहीं आएगा, अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लोकतंत्र में संविधान एक महत्वपूर्ण काम ये होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। नीचे दिए गए चित्रकथा पट में कक्षा के भीतर एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम ये होता है कि कोई भी ताकतवर समूह है किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। निरंकुशता, निरंकुशता यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती, कर देंगे, है ना, क्योंकि आरएसएस भी सिर्फ फैक्ट पूछता है, ओनली फैक्ट पूछता है, वो समझ पे नहीं पूछता, समझ आरपीएस ही पूछती है। इस तरह के अस्त हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिसमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती। उनका नुकसान होता है, जैसे कि इस चित्रकथा पट से पता चलता है। बहुमत की निरंकुशता का खतरा इस समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित नहीं किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम है, बहुसंख्यक मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा है, कि इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। अंतर सामुदायिक, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिससे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। संविधान क्यों होना चाहिए? भारतीय संविधान है ना, ये था अपने सिलेबस में। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान, तानाशाही शासन कर देंगे, वैसे समझ पे अगर क्वेश्चन आ जाएगा ना, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब है ना, ये एकदम काम का है, इसको आपको घोट के पीना है। ठीक है, इसको घोट के पीना है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है, ठीक, अपने लोहे पुरुष। ठीक है, और जो राजस्थान के लोहे पुरुष है वो कौन है? जो राजस्थान के लोहे पुरुष हैं वो कौन है बताइए? लोहे पुरुष कौन है? तो लोहे पुरुष हीरालाल नहीं, लोहे पुरुष राजस्थान के जो लोहे पुरुष कौन है? ठीक, लकड़ी की टेबल थी पहले, है ना। यहाँ से लेते हैं। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्र, है ना, हर एक फैक्ट को ढंग से, है ना, 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने, ठीक है, ये अंग्रेज़ों की बात हो रही है, ने भारतीयों के सामने इतना ज़रूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा
और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। ठीक, समानता का अधिकार कब है? 14 से 18। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, उसके कामकाज के नियम क्या हो। यह काम किसी एक आदमी के बस का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया था। 300 लोगों ने जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो वो तो 1 महीना ही तो रहा है, लगभग में 3 साल ही। 1 महीना क्या, कुछ ही तो दिन तो रहे हैं। 18 जब 12 दिन रहे हैं, नहीं 3 साल हो जाती। ठीक, संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। एकता की भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई। सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपरोक्त चित्र के मध्य सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं, जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। आगे चलते हैं। 300 और 1946 ये इसमें तो संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि हमारे देश में कई समुदाय थे। उनकी न तो भाषा एक थी, न एक धर्म था, और न ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उन्हें सामाजिक आर्थिक सुधार के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उनमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया है। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ फैक्ट जब आ जाए ना, वो इम्पोर्टेंट, उन पर ज़्यादा जोर देना है। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार, विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार, प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिससे इन दस्तावेजों को लिखने वाले जूझ रहे थे। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार, प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया। देखते हैं ऊपर क्या है इसमें। ये भीमराव अम्बेडकर जी है, भीमराव अम्बेडकर जी। बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ये पूछेगा वो, एक लाइन में ही पूछेगा वो कि भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है। डा से ड्रॉपिंग है और डा से ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ड्रॉपिंग ना दे तो प्रारूप दे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान का जनक है ना, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो, भारतीय संविधान का जनक। विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हो, अब भी अनुसूचित जातियाँ बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हो। उन्होंने अनुसूचित जातियों SC कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हो। पंचायती राज है ना, जब संघवाद है, ये विशेषता है अब इसकी। उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया। संघवाद, फिर संघवाद के बारे में, फिर संसदीय शासन पद्धति। ठीक है, संसदीय शासन पद्धति। पहले धोती कुर्ता और कमीज वगैरह यही पहनते थे, गर्मी कम लगती थी है ना, और गर्मी का ही फोटो है शायद ये। फिर शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, इसके बाद में समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार है ना, ये इनको अच्छी तरीके से देखेंगे और बस ये हो जाएगा पाठ अपना पूरा। ठीक है, और कोई और जो चैप्टर है संविधान से वो अलग पाठ में देखेंगे।
क्योंकि इम्पोर्टेंट है वही उनको ही देखना है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से ही तो आएंगे। अब ऐसे पढ़ने को तो उनको पूरी को पढ़ चुके हैं। ठीक भाई, जो ज़रूरत है वही ज्ञान लेना है। संघवाद, इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं, केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। ठीक, अब ये पूछ लेगा है ना, तो बता दें, कोई दिक्कत नहीं। पंचायती राज संस्था तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न ले सकें। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगें। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई। प्रांतीय 1909 मार्लियामेंटो है, 1919 है ना, ये 1919 है ना मार्लियामेंटो है, और 1919 ये द्वैध शासन की स्थापना है। यानी दो बेर आ रही है ना, 19 और 19 दो बेर आ रहा है। केंद्र व प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919। इसका नाम है मोंटेगू चेम्सफोर्ड। ये भारत शासन अधिनियम है 1935। सूरत अधिवेशन 1907 है। बंग भंग 1905 है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 है। चोरा चोरी घटना के कारण वो रोक दिया था। 5 फरवरी को हुई थी चोरा चोरी घटना। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? वो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। मानगढ़ धाम कब हुआ था? मानगढ़ धाम 17 नवंबर 1913 है। 17 नवंबर 1913 है। 17 नवंबर 1913 है। 17 नवंबर 1913 है। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सकें। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर भी सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को, दोबारा देखते हैं, इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर, राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर भी सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई है जिनमें बताया गया, जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के लिए कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। यह है वही संघवाद। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक बेस मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि बेस मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी की कुशलक्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। ठीक है, यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आएगा। संसदीय शासन पद्धति देखते हैं। संसदीय शासन पद्धति, ठीक है, संसदीय शासन पद्धति बोर्ड पढ़ रहे हैं भाई, ये ठीक बोर्ड पढ़ रहे हैं। ये पहले इस प्रकार की ड्रेस होती थी भाई। बोर्ड पढ़ रहे हैं, चश्मा लगा रखिए। इसके बाद में इस्माइल, ठीक है, अंदर जा रहे हैं वोट देने, है ना।
ये बेटा है, शायद इसका ये पुत्र है जो साथ आ गया है ना। गर्मी के मौसम की बात है। पहले धोती कुर्ती या फिर पजामा और कमीज है ना, वो सफ़ेद ही पहनते थे, ओनली सफ़ेद। ये बाद में चलने लगे हैं ये सिस्टम तो, है ना। संसदीय शासन पद्धति क्या है? सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क मताधिकारों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग, औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों को सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इसकी पुस्तक की दूसरी इकाई में विस्तार से पढ़ेंगे। शक्तियों का बंटवारा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है। और संविधान सभा के सदस्यों को बहता कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है, विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा किए जाने वाली कार्रवाइयों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? विधायिका है जो कानून बनाती है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। ठीक, कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है, न्यायपालिका जो न्याय करती है, विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानूनों को कार्य में यहाँ पर लागू करती है, न्यायपालिका न्याय दिलाती है। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालय की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यायालयों की व्यवस्था को, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होगी। शक्तियों को इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। आगे चलते हैं। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। हाँ, वो तो किया गया है, लेकिन ये अपना स्टेट वाला नहीं है, ये देश के लिए ही है। इसका मतलब राज्य सरकार से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करें तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल जाती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ये पूछेगा भाई वो, अगर उसने ये पूछ लिया कि ये बता राज्य किसे कहते हैं, तो चक्कर पड़ जाएगा। एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग यानी कि फिक्स एरिया में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य शब्द का इसका इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकार से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना। सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? कानून बनाना और लागू करना। लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य
हाँ, तो ये जो राज्य का जो प्रयोग किया गया है ना, वो देश के लिए है, न कि स्टेट के लिए। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार यह कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से नहीं ज़्यादा व्यापक, राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। सही है, राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है, यानी कि पावर ज़्यादा है राज्य शब्द में। ठीक, सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, राज्य शब्द की बात बता दी इसने। राज्य शब्द उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, और क्या है इसमें, ये हो चुका है ना, आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, पहले इनको देखते हैं। भारतीय संविधान में वो पूछेगा अपन से, है ना, यहाँ से ऐसे ही नहीं देगा वो सिर्फ ये पूछेगा कि चल भाई ये बता, ये जो है ना, दे देगा वो लोग कि ये समानता का अधिकार है, यहाँ पर किस प्रकार का अधिकार है। समानता का अधिकार, कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, है ना, 14 से 18 है ये भाई। जैसे कि समसंख्या है 4 और 8 में। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, इसका मतलब सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थान पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होता है। रोजगार के मामलों में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अस्पृश्यता, है ना, 17 अनुच्छेद। प्राण वैदेहिक 21A, जैसे 14 तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। 29 और 29A, 29 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 29A आएगा, यहाँ पर 29 आएगा, 29A आना चाहिए शायद, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और 19 ये वो है, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी। 21 का मतलब क्या है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। 21A का मतलब 6 से 14 तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना। 21A बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उल्लंघन कर दिया गया। अस्पृश्यता, ता से छुआछूत, यहाँ पर अस्पृश्यता है ना, 17 है, अनुच्छेद 17। स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। स्वतंत्रता का अधिकार आने देखें, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति, है ना, बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी, वो 19 है। ठीक है, अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरी या श्रम, है ना, फैक्टों पे ध्यान देना, क्योंकि वो फैक्ट ही पूछेगा अपन से पक्का, क्योंकि उस समय ना उसने पूछा था कि रेवाड़ी जनजाति कहाँ है। ठीक है, यहाँ पर वो महाराष्ट्र में कौन सी जनजाति है जो ऊँट पालन से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो भेड़ पालन है उनको क्या कहते हैं, यानी कि सिर्फ फैक्टों पे ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन कम आएंगे। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये ध्यान देना भाई, ये 14 वर्ष ये आ सकता है। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरी श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। तो अब वो ये पूछेगा कि बताइए, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है, किसके तहत। ठीक, ये और सब ऑप्शन में दे देगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरी श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, है ना, 14 से कम की बात है, बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये, मानव व्यापार, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ये समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई
सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अच्छा, संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसे किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा कहलाता है। ये ध्यान देना भाई, ये पूछेगा वो कि भाई बताइए किसको अंतरात्मा कहा गया है। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक। ठीक है, संघीय व्यवस्था तो कनाडा से ली गई है। संघीय व्यवस्था कनाडा से। मौलिक अधिकार बताइए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार। आपातकालीन व्यवस्था तो जर्मनी से ली गई है। जर्मनी से। ठीक है, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। अंतरात्मा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 29 है या फिर 29A है। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया। बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है, यानी कि 2 उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। एक तो ये है। दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए वैधकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। वैधकारी हो। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों का है ना 51 के यहाँ पर 51A। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। निम्नलिखित परिस्थितियों में से कौन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है, ये हो रहा है। यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के नेताओं को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, हो रहा है ना। लेकिन वो काम बताना है कि कोई किसका उल्लंघन हो रहा है। ये तो शोषण का है और ये समानता की बात है। यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती, यदि सरकार सशस्त्र बलों के कार्यरत किसी अधिकारी को इसके लिए इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही क्योंकि वह अधिकारी महिला है। समानता का। संवैधानिक उपचार का अधिकार। सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, नाम से ही पता चल रहा है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध 14 से कम है ये, है ना, ये ध्यान रखना है। 14 से कम, 14 से कम, 14 से कम है ये। स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। आगे चलते हैं। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे।
अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, इसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में ये देख चुके हैं। वहाँ लोकतंत्र बनाने की ज़रूरत के साथ ही एक नए संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई। लोकतंत्र बनाने की ज़रूरत के साथ ही एक नए संविधान की। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई प्रकार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र न करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से इनका अर्थ जान पाएंगे। उपरोक्त तस्वीरें सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी जी। उपरोक्त तस्वीर में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक 24 जनवरी, है ना, ये डेट ध्यान रखनी है भाई। आखिरी बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी को हुई थी। 24 जनवरी, ये जनवरी पूछेगा वो। 24 जनवरी यानी कि 26 जनवरी 1950 तो वही है, एक दिन गैप बीच से है ना, बीच में है 24 जनवरी। 24 और जनवरी। संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। ठीक है, ये इंदिरा गांधी जी नहीं है, कोई और होंगे शायद, है ना। ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये अपने प्रधानमंत्री महोदय भी थे। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब है ना, यहाँ से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। क्या क्या बढ़ रहे हैं? एक तो ये है 24 जनवरी अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और ये जो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। श्री जयराम दास दौलताराम, खाद्य एवं कृषि मंत्री। दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। श्री जयराम दास दौलतराम, खाद्य एवं कृषि मंत्री। यानी कि अगर उसने ये पूछ लिया कि ये बताइए उस समय संविधान के समय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, मामला गोल है। खाद्य एवं कृषि मंत्री जयराम दास दौलतराम है। जयराम दास और दौलतराम है, नाम अच्छा है ना। जयराम दास भी है और दौलत भी आ रही है ना, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री है। ठीक है, ये तो क्लियर है, खाद्य एवं कृषि मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। ये क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से। जॉन मथाई वित्त मंत्री, ये अभी क्वेश्चन आया था ये कि बताइए वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े हैं। दोबारा देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पक्का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर है, तो 25 एक ही दिन गैप है, फिर तो वो 26 जनवरी वो लागू हुआ था, वो आ जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950। ठीक, 26 जनवरी से ही अपन गणतंत्र दिवस मनाने लग गए, तो एक दिन का गैप है। लास्ट जो बैठक हुई थी वो है अपनी आखिरी बैठक में 24 जनवरी। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो सबसे ऊपर ये रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये हैं। अब इसके बाद में ये जो सेकंड है इसका देखना है, ये किसका नाम है। तो एक प्रति पर हस्ताक्षर करें। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी है। भैया आई बात समझ में? राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। झंडा लग रहा है अपना राष्ट्रीय ध्वज। ये बताइए राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? राष्ट्रीय गीत है चटैरे जी, है ना। जी से गीत, राष्ट्रीय गीत चटर्जी है। और राष्ट्रीय गान है रविंद्रनाथ टैगोर है ना। गान है सिम्पलिटी। राष्ट्रीय गीत है चटर्जी है, राष्ट्रीय गान है रविंद्रनाथ है
है ना। गान है नाथ है, गान है नाथ है। राष्ट्रीय गान है रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय गीत सुरेंद्र बंकिम चंद्र चटर्जी। राजेंद्र प्रसाद है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, गृह मंत्री थे भाई, क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम से लोग दिखाई दे रहे हैं। श्री जयराम दौलताराम, जयराम दौलताराम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन है? खाद्य और कृषि मंत्री। वैसे नाम भी पता चल रहा है ना, जयराम दौलताराम, यानी कि दौलत भी है, जयराम दास भी है, तो ये कृषि मंत्री है। रह जाएगा ध्यान, जयराम दौलताराम। ठीक है, जयराम भी है, दौलताराम भी है। राजकुमारी अमृत कौर, ये स्वास्थ्य मंत्री है। राजकुमारी अमृत कौर। अपने जो स्वास्थ्य मंत्री वो कौन है? गजेंद्र कीपसर। और चिकित्सा सचिव कौन है? गायत्री देवी। तो श्री जयराम दौलतराम ये तो हो जाएगी कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री। राजकुमारी अमृत है ना, अमृत कौर, ये स्वास्थ्य मंत्री है, ध्यान देना भाई। राजकुमारी अमृत कौर, वो सिर्फ यही पूछेगा, बताइए स्वतंत्र भारत में स्वास्थ्य मंत्री कौन था? स्वास्थ्य मंत्री कौन था? आई बात समझ में? तो राजकुमारी अमृत कौर। और वित्त मंत्री ये क्वेश्चन आ चुका है अभी 2025 पटवारी में कि वित्त मंत्री कौन है? डॉक्टर जॉन मथाई। ऐसे ही नई मूड बचा रहे हैं इन बुकों में, आई बात समझ में? वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम एवं श्रम मंत्री खड़े हैं। उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री। तो जगजीवन राम क्या थे? ये श्रम मंत्री थे। श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री। श्रम मंत्री कौन थे? श्री जगजीवन राम। अब ये जो पार्ट है ना, इनमें ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए भाई। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। चौबीस जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक हुई 24 जनवरी। बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना, प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये क्वेश्चन आ चुका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू। सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम में लोग दिखाई दें। जब जयराम दौलतराम, ये तो खाद्य एवं कृषि मंत्री रह जाएगा। राजकुमारी अमृता कौर, ये स्वास्थ्य मंत्री है। जॉन मथाई वित्त मंत्री है। जॉन है, मैथाई है ना, वित्त है, मैथाई वित्त है, वित्त मंत्री रह जाएगा, कोई दिक्कत। जॉन मथाई वित्त मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद में संविधान में मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाएं कि ये कर्तव्य कौन से हैं। लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है। 11 मौलिक कर्तव्यों से प्रत्येक से संबंधित रेखांकित तस्वीरें बनाएं तथा उन पर कविताएं, गीत लिखें तथा इन पर चर्चा करें। ये ध्यान रखना है। 11 आई बात समझ में? कितने मौलिक कर्तव्य? 11। इनमें जो ये अवधारणात्मक जो बुक होती है ना NCERT की, इनमें फैक्ट अपन को खुद को बनाने पड़ते हैं। आई बात समझ में? अपन को पढ़ना है परीक्षा की दृष्टि से, और ये जो बता रहे हैं ये समझ की दृष्टि से बताना है। तो अपना उद्देश्य ये है पेपर पास होना चाहिए। तो पेपर पास होना चाहिए, तो इसके लिए ये दृष्टि हमको विकसित करनी पड़ेगी कि कौन सा फैक्ट है, कौन सा नहीं है, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता। जैसे कि अब ये दे दिया 11 मौलिक कर्तव्य, वो देगा 8, 9, 10, 11, 12, 11। ठीक है, तो ये था इसमें, है ना, और तो नहीं है इसमें कुछ भी। ठीक है, और नहीं है कुछ भी। ये काम के हैं। ये क्या है इसमें? उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमा निम्नलिखित पड़ोसी देशों में लगती है। वो भारतीय संविधान है अपने सिलेबस में। ठीक है, तो देख बताने की कोशिश करता हूँ। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। ये अलग ही वीडियो बना देंगे इस पर, है ना, अलग ही वीडियो बना देंगे इस पर। आंध्र प्रदेश। फिर शब्द संकलन
मनमानापन, जब सब कुछ किसी व्यक्तिगत फैसलों या पसंद नापसंद से चलने लगता है तो उसे मनमानापन कहा जाता है। जहाँ नियम तय नहीं किए गए हो या जहाँ फैसलों का कोई आधार नहीं है उसे ही मनमानापन कहा जाता है। ठीक है। आदर्श, जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं सदी में हुआ था। 19वीं। इस आंदोलन में हजारों मर्द औरत ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गए थे। यह आंदोलन 1947 में भारत की आज़ादी में परिणत हुआ। इसी वर्ष की इतिहास की पाठ्यपुस्तक में इस आंदोलन को आप और अच्छी तरह से जानेंगे। राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, इसका आशय एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था। संप्रभु, इस अध्याय के संदर्भ में स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा गया है। स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा गया है। समझ रहे हैं ना बात को? स्वतंत्र को संप्रभु कहा गया है। मानव व्यापार, राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार विभिन्न चीज़ों की, है ना, जैसे कि राष्ट्रीय सीमा है, ये अपनी सीमा है तो इनसे बाहर आर पार, है ना, चीज़ों की गैर कानूनी खरीद बिक्री को अवैध व्यापार कहा जाता है। इस अध्याय में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है उनके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरतों और बच्चों की गैर कानूनी खरीद फरोख्त से है। औरतों और बच्चों की, जिसे मानव व्यापार कहा जाता है। निरंकुशता, इसका मतलब सत्ता या अधिकारों के क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से है। ठीक भाई, ये ऐसे मत करना कि ये 23 चॉइस की है। आइए समझ में, वही पार्ट है 24-25 में है जो। ठीक है, 24-25 वो क्या है कि सरकार ने जब ये हर साल अपडेट करते हैं तो अपडेट में क्या है कि वो 1-2 पार्ट को हटा देते हैं और ये सन चेंज कर देते हैं, बस और कुछ नहीं है। सबका सब मैटर वही है। ठीक, तो ये है वर्तमान सत्र में है, इस वजह से है ये। ठीक भाई, तो ये था इसमें। तो इसमें अब दोबारा से और जो इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ते हैं। चौबीस जनवरी 1950 अंतिम बैठक, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर खाद्य एवं कृषि मंत्री जयराम दौलत राम, बढ़िया नाम है, काम भी बढ़िया है। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री है। जॉन मथाई वित्त मंत्री है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री है। और श्रम मंत्री जगजीवन राम है। जग और जीवन, ठीक है, श्रम मंत्री है जगजीवन। आगे चलते हैं। फिर यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जो पैराग्राफ है ना उसमें से ही आ जाएगा। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 14 वर्ष, ये ध्यान रखना है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार में ये है। मौलिक अधिकार को क्या कहा गया है? अंतरात्मा भी कहलाता है, अंतरात्मा। फिर संप्रभु किसे कहते हैं? राज्य के लिए आ रहा है ये। इसके बाद में संविधान सभा के सदस्यों को व्यवस्था की, है ना, शक्तियों का बंटवारा। फिर संसदीय शासन पद्धति, ठीक है। और सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि व्यस्मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना यह आम आदमी की कुशलक्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। अय्यर, ये कथन तो क्या नहीं आएगा, है ना, बड़ी एग्जामों में आ सकता है। संघवाद क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, 300 लोग और 1946। ठीक, तो यही था इसमें, आगे तो फिर नहीं है इतना, है ना। निरंकुशता, फिर राज्य व्यवस्था, इसके बाद में ये नेपाल की बात आ गई, है ना, ये नहीं पढ़नी है। ये दिसंबर 1940 से नवंबर 1949, दिसंबर 1940 से नवंबर 1949, 150 साल की अंग्रेज हुकूमत। ये 150 साल तो नहीं आएगा, ठीक है। फिर और 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया गया, 1934। ठीक, तो ये पार्ट था भाई, है ना।
इसमें जो लास्ट का वो पैराग्राफ है ना उसको एकदम घोट के पी जाना, वहाँ से 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।